तो परसों के दिन हमने शुरुआत की थी चर्चा करने के लिए निहिलिज्म की। तो हम लोग अगर हम थोड़ा-सा ये इस पूरे वर्कशॉप का एक समरी ले तो हमने शुरू किया फॉर्म से, फिर हम फॉर्म विजुअल एक्सपीरियंस से आइडियलिज्म मतलब स्टोरीज तक कैसे आया वो देखा, फिर स्टोरीज से स्ट्रक्चर कैसे बना वो देखा और फिर हमने स्ट्रक्चर तोड़ने की बात की। और अब हम आए हैं निहिलिज्म और न्यू बिगिनिंग्स पर। तो निहिलिज्म की की आइडियाज क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। क्या? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब क्या? एग्जिस्टेंशियलिज्म इस शब्द में ही एग्जिस्ट करना, अस्तित्ववाद हम इसे कहते हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा यूरोप में। हालांकि इसे रिलेट किया जाता है वर्ल्ड वॉर से, पर बेसिकली ये ऑफशूट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कारखानों की शुरुआत का। मतलब इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में देखा जाए तो ज्यादातर कॉमनली हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्ट्री शुरू हुई उससे, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत बहुत पहले से हमें दिखाई देती है। तो परसों मैंने मार्क्सवाद का भी जिक्र किया था, वो भी इसी तरह इस पूरी आइडिया से शुरू हुआ है। तो ये आइडिया जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में लाते हैं तो हम केवल फैक्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, बल्कि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। और प्रोडक्शन हर चीज का यूरोप में हमें दिखाई देता है शुरू हुआ रेनेसां से। मतलब जब रेनेसां में एक बहुत बड़ा प्लेग आया था तब उन्होंने खाने का भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। मतलब जैसे गेहूं है कि एक तरह का बीज बोने लगे ताकि खाना कम नहीं पड़े ना। तो सभी सभी जगह पे एक ही तरह का बीज बोया जाने लगा और सभी जगह एक ही प्रकार का अनाज उगाया जाने लगा। तो ये क्या हुआ? ऑल्दो वी थिंक इट इज नेचुरल, ये तो हमें लगता है कि सृष्टि से निर्माण हो रहा है, जमीन से खाने अनाज उपज रहा है, पर फिर भी ये खाने का प्रोडक्ट बनाया गया है क्योंकि सभी जगह पे लोग एक जैसा खाना खा रहे, एक जैसा बीज उगा रहे। तो जिसे हम भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, भारत में हालांकि बहुत बाद में मतलब 300-400 साल बाद हुआ है यूरोप के। तो जब जब हम खाना भी एक जैसा खा रहे हैं, जब हम कपड़े एक जैसे पहन रहे हैं, हर चीज की इंडस्ट्री तैयार हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है? एक तरह से जो संस्कृतियां हैं छोटी छोटी वो गायब हो रही है। मतलब अब जैसे हम पूरे भारत में अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो जो लोकल फूड्स है वो मे बी दे आर लॉस्ट इन द टाइम। आज जब हम शहरों में जाते हैं तो हमें हर शहर में एक जैसा खाना मिलता है। हम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो सभी जगह पे एक जैसा खाना मिलता है ना। आज हम लोग जब मॉल के कल्चर में जी रहे हैं तो हम कोई भी कंट्री में जाए, मतलब अब तो शहर की भी बात नहीं रही, पर जो मुझे भारत में मिल रहा है वो मैं वेस्ट साइड में जाऊंगी लंदन में या न्यूयॉर्क में या एम्स्टर्डम में तो मुझे वही चीजें मिलेंगी। आज मैं कहीं भी एक जैसा फूड खा सकती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? एक तरह से हम इसे ग्लोबलाइजेशन भी कह रहे हैं। मतलब सभी लोगों को सभी चीजें अ, सही मात्रा में उपलब्ध हो रही है, पर उसके साथ-साथ क्या हो रहा है कि सभी लोग एक जैसे बन रहे हैं। तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ है? वेयर डू आई एक्सिस्ट? तो इन जब इस तरह के सवाल उभरने लगे तो एक्जिस्टेंशियलिज्म इस थियरी की शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इन अ वे लाइक इसका बहुत आसान हम उदाहरण अगर देखेंगे, मतलब अ, ज्यादातर इस थियोरी को इकोलॉजी से मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स में रिलेट किया गया है। और जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म या निहिलिज्म की बात करते हैं तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बायोलॉजी या उस फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर इस सारे ब्रांचेस में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो एकदम साधारण सा उदाहरण हम लेते हैं कि नया रास्ता बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है क्योंकि सिटी को अब 6 लेन रोड की जरूरत है। तो अब of course we are very serious about ecology and green revolution,
है ना? अब बहुत जागरूक हो गई है दुनिया, तो अगर हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो नए पेड़ भी उतनी ही मात्रा में लगाते हैं, है ना? बहुत जागरूक हो गए हम। पर क्या हम सही में जागरूक हैं? तो ये दिस इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हियर कि मैं पेड़ काट रही हूँ, पर मैं अलग-अलग पेड़ काट रही हूँ। नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, फिर आम का पेड़ है, ऐसे अलग-अलग पेड़ मैंने काटे हैं, पर उसके बाद मैंने लगाए कौन से पेड़ हैं, मैंने 1 ही या 2 ही जात के बीज बो दिए और पूरे रोड पर हरा-भरा हो गया है रोड ये वापस। मतलब अगर कोई देखेगा तो कहेगा अरे काटे इन्होंने पेड़ पर लगा भी तो दिए सारे। बस अगर आप देखेंगे तो वो जो इकोलॉजी है, अलग-अलग पेड़-पौधे थे, वो अब नहीं रहे। सिर्फ हरियाली है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? मतलब बेसिकली जैसे ग्लोबलाइजेशन की अभी मैं उदाहरण दे रही थी कि लोगों के पास कपड़े तो बहुत है पहनने के लिए, लोगों के पास अनाज बहुत है खाने के लिए, उसी तरह पे जितने पेड़ काटे उतने ही मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं। पर इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे उसके आजू-बाजू का जो अस्तित्व था वो खत्म कर दिया है हमने। जैसे कोई एक पेड़ है, उसके ऊपर कोई एक तरह का फंगस आता है। उस पेड़ के नीचे कोई एक प्रकार का अ, घास उगता है। अब जो वहाँ पे फंगस आ रहा है, उस फंगस को खाने वाले कोई से कीड़े हैं, उस घास में रेंगने वाले कोई कीड़े हैं, उन कीड़ों को खाने वाले कोई पंछी हैं, उन पंछियों को खाने वाले कोई और जानवर है ना? अब वो पंछी जो इन कीड़ों को खाते हैं, वो कोई एक सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जाते हैं और उनके साथ-साथ वो कोई बीज लेकर जा रहे हैं। जो बीज ऐसे फूलों के हैं जो केवल वही पंछी ले जाते हैं। तो जब मैंने वो पेड़ काट दिया तो मैंने वो कीड़े, वो पंछी, उस तरह के फूल, वो घास, ये पूरी इकोलॉजी इन सारों का अस्तित्व मिटा दिया है। और ऐसे करते-करते न जाने कितने सारे अस्तित्व हम मिटाते जाते हैं। तो ये तो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए जो उदाहरण मैं दे रही हूँ, इसे इस उदाहरण को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। भाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि ये एक तरह की भाषा शुद्ध है और उसी भाषा में मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी जो डायलेक्ट है मतलब मेरे मेरे छोटे गाँव में जो शब्द है, जो इडियम्स है, मतलब जो बोली भाषा में मैं गालियाँ दे रही हूँ या मैं खूबसूरती का वर्णन करती हूँ, तो वो शब्द तो मेरे चले गए क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल लिया एक नई भाषा में। तो नई भाषा से मैं कम्युनिकेट कर ही पा रही हूँ, पर उसके साथ-साथ मेरी संस्कृति का अंत हो रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ-साथ, स्ट्रक्चर के साथ-साथ ये जुड़ता है। तो कल 2 दिन से हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से मैं जब स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर एक मिटाया और वैसा ही स्ट्रक्चर दोबारा बना दिया। मैंने पेड़ काटे और मैंने उतने ही पेड़ लगा दिए। पर उस स्ट्रक्चर की पेरिफेरी में जो अस्तित्व थे, एग्जिस्टेंस थे, वो मैंने मिटा दिए। तो मेरे स्ट्रक्चर में वो फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बंद हो गया। तो निहिलिज्म में क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिस्ट आइडियाज में क्या बात की इन लोगों ने? इन्होंने सवाल उठाया कि क्या अगर मैं इस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हूँ, क्या अगर मैं उस व्यवस्था का भाग नहीं हूँ, तो मेरा अस्तित्व नहीं है? क्या व्यवस्था मेरा अस्तित्व तय करेगी? इज द स्ट्रक्चर गोइंग टू डिसाइड माई एग्जिस्टेंस या मेरा अस्तित्व होने से मेरी अपनी व्यवस्था बननी चाहिए? शुड माई एग्जिस्टेंस क्रिएट माई ओन सिस्टम? तो सिस्टम एग्जिस्टेंस बनाती है या एग्जिस्टेंस सिस्टम बनाता है? इस तरह के सवाल इस थियोरी में उठने लगे। और जब हम ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के तौर पर यूज करते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं स्ट्रक्चर का अभ्यास करी, मैं व्यवस्था का अभ्यास करी, फॉर्म का करी, तो उसके साथ साथ में एक्सेप्शंस का भी अभ्यास करी। जैसे इजिप्शियन आर्ट है, उसका एक पद्धति है अभ्यास करने की। मैंने परसों आपको दिखाए थे कुछ इमेजेस इजिप्ट में कि उनका आइडियल व्यू है, आदर्श दृष्टिकोण है शरीर को देखने का, तो वो आंखें सामने से बनाते हैं, चेहरा प्रोफाइल से बनाते हैं, फिर टॉर्सो जो है मतलब कंधे से लेकर कमर तक का जो भाग है वो सामने से बनाते हैं और हाथ और पैर दोबारा साइड से बनाते हैं। पर क्या पूरा इजिप्शियन आर्ट ऐसे था?
तो अगर मैं ये आइडियल्स पढ़ाऊं तो ये मैं व्यवस्था बना रही हूँ, पर इसके बावजूद एक छोटा सा कालखंड था इजिप्ट में जिसे अमरना पीरियड के नाम से जाना जाते हैं। तुतनखमेन नाम के एक राजा हुआ करते थे, तो उनकी फैमिली ने इस सिस्टम को ब्रेक किया और उन्होंने ऐसे चित्र और शिल्प बनाए इजिप्शियन काल में जो उस व्यवस्था से परे थे। तो अब वो उस व्यवस्था का ही भाग है ना, क्योंकि वो इजिप्शियन ही है, पर वो उस व्यवस्था की तरह काम नहीं करे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैं जब उपयोग करती हूँ तो इसका उपयोग होता है एक्सेप्शंस, मतलब जो अलग है, व्यवस्था से थोड़ा परे है, उसका अभ्यास करने के लिए इसका उपयोग होता है। राइट? इज एवरीबॉडी फॉलोइंग दिस आइडिया? सबको समझ में आ रही है बात ये? यस मैम। तो अगर हम पहले वाले उदाहरण से इसको जोड़े, तो अगर जो बर्ड वॉचर्स हैं, मतलब पक्षी मित्र जो होते हैं, उनको अगर ऐसा लगे कि ये एक पंछी था जो ब्रिटिश ने जब भारत की बायोलॉजी का अभ्यास किया, तब ब्रिटिशर्स ने 14-15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक बहुत सारे भारतीय पक्षियों का, पौधों का, फूलों का अभ्यास किया और उनके चित्र बनाए। तो अगर लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन कंपनी स्कूल, मैं अभ्यास कर रही हूँ कंपनी स्कूल पर, और मुझे दिखाई देता है कि ये काफी सारे बर्ड्स है, यहाँ काफी सारे पौधे हैं जो आज तो है ही नहीं, आज मुझे उसके फोटोग्राफ्स नहीं मिल रहे। मतलब उसी जगह पे जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जाते हैं तो उनके फोटोग्राफ्स में ये बर्ड्स नहीं है। तो क्यों नहीं है ये बर्ड्स? व्हाई आर दे नॉट देयर? तो फिर मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म का अभ्यास करती हूँ। तो पंछी क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उनको खाना नहीं मिल रहा, या फिर उस वहां का वातावरण बदल गया है। तो फिर वो क्यों बदला है, इसके पीछे 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 मैं जाती हूँ। शायद मैं पॉलिटिक्स तक पहुंचू, शायद मैं सोशियोलॉजी तक पहुंचू, शायद मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन तक पहुंचू। मैं इस अभ्यास में कहीं भी पहुंच सकती हूँ, पर मैं अस्तित्व का शोध लेने की कोशिश करती हूँ। तो परसों जहां हमने एंड किया था, वी हैड एंडेड विद द आइडिया ऑफ नीचा। तो ये जो है फ्रेडरिक नीचा, तो ये स्पेलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको नीचा इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इनकी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि वो कहते हैं कि गॉड इज डेड, भगवान अब नहीं रहे। तो व्हाट डज ही मीन दैट गॉड इज डेड? गॉड इज डेड मतलब व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, सिस्टम इज डेड एंड वी हैव टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स एंड बिकम सुपरमैन। हमें खुद को अब नई तरह से उभारना है और हमें खुद महामानव बनना जरूरी। तो अस्तित्ववाद में कोई जो कलाकार है या जो विचारवादी है, वो अपने आप को व्यवस्था से ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करते हैं, और इस पूरे विचारधारा में इंसान का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब मेरी राजनीतिक विचार क्या है, मेरा नेशनैलिटी क्या है, मेरा जेंडर क्या है, इससे भी ऊपर उठकर मेरी भावना महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मेरा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटीज, मतलब मेरे जो अनुभव है, वो जागृत है। इसलिए इस पूरे विचारधारा में मेरी जागरूकता, मेरी अनुभव, मेरी भावनाएं और मेरे आजू बाजू के जिंदा लोगों के साथ जो व्यवहार और संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक ही तरह के आर्टवर्क्स का अभ्यास होता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंडर हम वैन गो जैसे आर्टिस्ट का अभ्यास कर सकते हैं, जो बहुत सेंसिटिव थे, उन्होंने कोल माइंस में काम किया है। तो अस्तित्ववाद उनके काम के लिए यूजफुल है, क्योंकि शायद वैन गॉग के कामों का अभ्यास करने के लिए हमें केवल फॉर्मलिज्म काफी नहीं होगा। हम उनको पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, उत्तर ध्रुव प्रत्ययवादी कलाकार के नाम से जानते हैं, पर क्या काफी है उनको फिट करना उस आइडियाज में? उनका अभ्यास पर्सनली उनके खुद के लाइफ को लेकर करना पड़ता है। अस्तित्ववाद इस थ्योरी का अभ्यास शायद हमें
वासुदेव गायतोंडे जैसे आर्टिस्ट का अभ्यास करने में बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि ये ऐसे कलाकारों का अभ्यास करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी उपयोग में लाई जाती है, जो अपने कालखंड से, अपने समाज से और अपने अपने आसपास के कलाकारों से थोड़ा अलग काम करते थे। तो शायद उस वक़्त हमें इस थ्योरी का उपयोग होता है, राइट? तो इसे निहिलिज्म कहा जाता है, नेगेटिव थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि ये उस वक़्त की जो सिस्टम है, उसे निगेट करती है, उस वो व्यवस्था को मान्य करने से नकारती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो निराशावादी है। वो कह रहे हैं कि नए जीवन की, नए दुनिया की शुरुआत करने की ज़रूरत है ना? इसीलिए वो इस तरह की आइडियाज़ को डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन निहिलिज्म एंड अ न्यू बिगिनिंग। निराशावाद नहीं है, बल्कि ये नाकार रहे हैं, पर नई शुरुआत की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब फिलोसफिकली देखा जाए तो निहिलिज्म को निराशावादी कहा जाता है, पर रिसर्च मेथोडोलॉजी में निहिलिज्म इज नॉट रिलेटेड टू निगेटिव फिलोसफी, बल्कि ये नई शुरुआत को लेकर डिस्कस की जाती है। तो इसमें की थिंकर्स कौन कौन है? फ्रांस काफ्का है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है, अल्बर्ट कामू है, मार्टिन हेडेगर है, नीचा है, और अगर मराठी में, हिंदी में हम डिस्कस करें तो प्रभाकर बर्वे को इस तरह से हम देख सकते हैं। द गोडसे को देख सकते हैं। प्रभाकर बर्वे का अगर कोरा कैट, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अब हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है इनकी, और काफी हिसाब से ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्क्राइब करती है ना। बहुत या फिर माधव असवल करके एक उनका किमया करके एक बहुत अच्छी किताब है मराठी में। मराठी में पढ़ने वाले काफी लोग हैं, इसलिए मैं साथ साथ उनको भी कुछ किताबें डिस्कस कर रही हूँ। जो हिंदी में क्या कोई हिंदी में पेपर लिखने वाले बच्चे हैं क्लास में? या यू आर राइटिंग इन इंग्लिश एंड मराठी? यस मैम। हिंदी में है? हिंदी में है। अच्छा, तो मैं हिंदी में भी कुछ किताबें मुझे हालांकि ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद हिंदी ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बट आई एम श्योर हिंदी में। मैंने उस दिन तो काका कालेलकर करके बताया था आपको, एक राइटर है जो जरूर ही स्ट्रक्चरलिज्म और निहिलिज्म से रिलेटेड है। तो हिंदी के लिए मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। आई शेयर द नेम्स विथ यू इवेंचुअली। या ओके। तो मराठीमध्ये प्रभाकर बर्वे, गोडसे, माधव अस्वल ह्यांच्यासारखी काही तुम्ही आवर्जून वाचू शकता। अतिशय उत्तम पुस्तकं आहेत, त्याचा अभ्यास तुम्हाला नक्कीच करता येऊ शकेल। त्याच्यानंतर मी अजूनही काही पुस्तकं नक्कीच तुमच्याबरोबर शेअर करेन। अनिल अवचट म्हणून एक ऑथर आहेत, तर ह्यांचेही काही पुस्तकं तुम्ही नक्कीच वाचू शकता। कार्यरत किंवा माणसं सारखी, जी तुम्हाला एक निहिलिझम किंवा एक्झिस्टेंशियलिझम चा अभ्यास करायला मदत करू सकते। तो अब ये सारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो है, मैं काफी सारे नाम और बुक्स आपको बता रही हूँ, मैंने शेयर भी करे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे पर्टिकुलरली विजुअल आर्ट को लेकर बात करें, क्योंकि ये थियोरीज जो है ये अलग अलग स्तर पर उपयोग में लाई गई है दुनिया में। तो आपको थोड़ा पेरिफेरल रीडिंग, मतलब आपको डायरेक्टली आर्ट हिस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलकर पढ़ना जरूर, इन थ्योरीज को अगर आपको अप्लाई करना है तो, है ना। तो और दो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। इनका तो ये दो आइडियाज भी निहिलिज्म के साथ साथ शुरू होती है। तो ऑन्टोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑन्टोलॉजी मतलब कोई भी वस्तु, विचार, सृष्टि में, जीव सृष्टि हो, कुछ भी हो, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसका अभ्यास करना। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ थिंग्स। तो मैंने एक किताब शेयर की है फूको की, मिशेल फूको की रिलेटेड।
इसमें ऑन्टोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड इस नाम से उन्होंने किताब लिखी है। तो ऑन्टोलॉजी में बायोलॉजिकल स्टडी हो सकती है, आइडियाज की स्टडी हो सकती है, अगर आप लोगों ने डिक्शनरी रेफर की हो कभी बचपन में, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, उसमें शब्द लिखा होता है, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है और ऐसे छोटे अक्षरों में लैटिन ओरिजिन, जर्मन ओरिजिन ऐसा लिखा हुआ होता है। तो इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल स्टडी, मतलब मूलभूत शुरुआत उसकी कहाँ हुई है। एपिस्टेमोलॉजी भी इसी तरह से उपयोग में लाई जाती है। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे ईडियम्स। जैसे कौन सा ईडियम है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसे जो ईडियम्स है इनका अभ्यास ऑन्टोलॉजी में किया जाता है। तो मैं इसका उदाहरण देने के लिए शुरुआत करती हूँ कुछ इमेजेस से। So I'm going to begin with the myth of Narcissus. मैं Narcissus इस कैरेक्टर की myths के कुछ एग्जाम्पल्स दिखा के निहिलिज्म का डिस्कशन करने वाली हूँ। तो नार्सिसस ये जो नाम है ये कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी से, और इसी नाम से साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म करके एक मेंटल डिसऑर्डर का भी नाम दिया गया है, सेल्फ लव। खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। बहुत कैजुअली डेली लाइफ में इस शब्द का उपयोग किया जाता है, पर नार्सिसिज्म ये सीरियस लेवल पर मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये जो मिथ है, ऑफ कोर्स ये तो ग्रीक दंत कथा है, ये तो ग्रीक कालखंड में लिखी हुई है कि ये जो नार्सिसस था ये बहुत खूबसूरत था। जो कैरावाजियो का 16th सेंचुरी का पेंटिंग है, आपको दिखाई देगा, उसको खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो नार्सिसस एक खूबसूरत युवक था जो जंगल में एक दिन शिकार के लिए गया था। अब उसी दिन जंगल में एको करके एक परी थी। एको मतलब प्रतिध्वनि हम उसे कहते हैं। तो प्रतिध्वनि एको नाम की एक परी थी जो उस जंगल में थी, और उसे नार्सिसस को देख के उससे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट यू कैन से। अब जी एको जो थी वो बहुत बातूनी थी, और उसने बात करते करते जूनू और जुपिटर इन दो गॉड्स में झगड़ा लगा दिया था। तो जूनू ने एको को श्राप दिया कि एको किसी से बात ही नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। तो उसने कहा कि एको इसके बाद तुम किसी से बात नहीं कर पाओगी जब तक सामने वाला तुमसे आकर बात ना करे, तो तुम कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पाओगी, और तुम वही जवाब दोगी जो सामने वाला कहेगा। यू विल रिपीट व्हाट द पर्सन आस्क यू। मतलब जैसे मैं कहूंगी हेलो, तो एको को हेलो ही कहना पड़ेगा जूनू की श्राप की वजह से। तो ऐसी एको नार्सिसस के प्यार में पड़ गई और वो नार्सिसस का पीछा करने लगी, पर उसकी श्राप की वजह से वो कुछ बात नहीं कर पा रही थी नार्सिसस से। तो उसका पीछा करते करते नार्सिसस को पता चला कि कोई उसके पीछे आ रहे, तो उसने पूछा तुम कौन हो। तो एको श्राप की वजह से पूछने लगी, एको ने भी पूछा तुम कौन हो। तो वो रिपीट करती गई। तो ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, एको इस शब्द की ऑन्टोलॉजी क्या है। आज हम एको किस लिए यूज करते हैं? प्रतिध्वनि के लिए। जब पहाड़ों में जाकर हम चिल्लाते हैं और पहाड़ से हमारी आवाज वापस आती है तो उसको हम कहते हैं एको। तो एको ये जो शब्द है उसकी ओरिजिन इस माइथोलॉजी में है। इस मिथ से एको ये शब्द आया। तो एको का बेसिकली उस एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो एको जो है वो रिपीट करती है, आप जो कहते, तो नार्सिसस को आ गया गुस्सा। उसे लगा ये क्या है इरिटेशन, ये बार बार वही दोहरा रही है जो मैं कह रहा हूँ। तो उसने एको को इग्नोर किया। अब एको को हो गया दुख। एको ने सोचा कि प्यार के लिए शब्दों की क्या जरूरत है, नार्सिसस को मेरा प्यार महसूस करना चाहिए था। तो इस दुख में एको ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। अब वो थी परी, शी वॉज अ फेरी। तो उसकी जो हड्डियां है, उसकी रूह कह सकते हैं, वो उस वैली में, वो उस पहाड़ के बीच में जो गहराई थी वहीं पे रह गई। तो ग्रीक मिथ के हिसाब से आज भी जब हम पहाड़ों में जाकर चिल्लाते हैं तो एको की रूह हमें जवाब देती है। या दैट इज हाउ द मिथ वर्क्स। तो एको ने मरते मरते नार्सिसस को श्राप दिया कि तुम भी
इसके बाद जो पहले जीवित आत्मा को देखोगे उससे प्यार करने लगोगे, और जैसे तुमने मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया उसी तरह वो भी तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं देगा। अब नार्सिसिस्ट का नसीब ऐसा था कि उसने अपना रिफ्लेक्शन देख लिया जो इस पेंटिंग में हमें दिखाई दे रहा है, और वो अपने ही प्रतिबिंब के रिफ्लेक्शन के प्यार में पागल हो गया। So that is what these paintings reflect. और फिर नार्सिसिस्ट ने जगह जगह मिरर्स आईने लगा दिए, अपने आप को देखता रहता, पर ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन तो जवाब नहीं देने वाला है ना हमें। तो वो पागल हो गया, और एक दिन वो जहां पहली बार जंगल के तालाब में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा था वहां वो चला गया, जो यहाँ कैरावागयो ने अपनी पेंटिंग में बनाया है, और उसने अपने रिफ्लेक्शन को, अपने पानी के प्रतिबिंब को पीछे पीछे वो जाने लगा और पानी में डूब के मर गया। ना? तो ये हुई दंत कथा, ये तो हुआ मिथ। अब नार्सिसिज्म इसी मिथ को लेकर उस बीमारी का नाम आया है जहां इंसान बेहद अपने प्यार में पागल होता है, मैड इन लव। अब ये मिथ तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताई है, पर ये मिथ बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जिस्टेंशियलिज्म के अभ्यास के लिए। अब ये दंत कथा मूलभूत से आई क्यों है? एको हुई, नार्सिसस हुआ, जूनो हुई, ये सारे कैरेक्टर्स क्या है? ये अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, है ना? और अलग अलग कालखंड में इसीलिए नार्सिसिस के मिथ को भी बहुत इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हुआ बहुत अर्ली टाइम, 16th सेंचुरी। अब उसके थोड़े बाद निकोलस पुसील 17th सेंचुरी में इन्होंने नार्सिसिस को इस तरह से दिखाया है। तो ये है नार्सिसिस जो पागल हो गया है अपने रिफ्लेक्शन को ढूंढते ढूंढते, और पीछे है एको। अब इन पेंटिंग्स को अगर हमें अभ्यास करना है तो क्या इन पेंटिंग्स का अभ्यास इसकी एटिमोलॉजी बिना ढूंढे हो सकता है? क्या इन पेंटिंग्स का अभ्यास हम इस कथा के बिना कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अगर इस पेंटिंग को मैं केवल फॉर्मुलिस्टिकली देखूं या उस सोशल एस्पेक्ट से देखूं उस कालखंड के, तो इस पेंटिंग का पूरा अनुभव मैं नहीं ले पाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे। लेट्स गो अहेड। मॅम, येस, तुम्ही एक्झिस्टेन्शियलिझम वरचे मूवीज काही असतील तर सजेस्ट करू शकाल का? गो व्हाय? यूज केलेले, सो इट विल बी इजी टू वॉच एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. श्योर आई वुड रेकमेंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वो यूट्यूब पर है, जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी। मैं उसकी लिंक शेयर करती हूँ ग्रुप पर हमारा डिस्कशन होने के बाद। वो साइकोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म दोनों को लेकर बहुत इंटरेस्टिंगली काम करती है। फिर काफी सारी फिल्म्स एग्जिस्टेंशियलिज्म पर, आई विल शेयर सम लिंक्स विद यू, शेयर द लिस्ट एक्चुअली। तो अब ये भी 17th सेंचुरी का वर्क है नार्सिसिस। तो आप देखिए हर आर्टिस्ट का आप डिपिक्शन देखेंगे वो अलग अलग तरीके से किया गया है, और अगर हम नार्सिसिस के मिथ उसके कॉन्टेम्परेरी पीरियड से रिलेट करेंगे तो हमें उसी मिथ का उस पीरियड से लेकर उस कालखंड के अस्तित्ववाद को बहुत रिलेटिवली हम समझ पाएंगे। तो अब ये देखो, ये साल्वाडोर दाली ने किया हुआ पेंटिंग है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसिस। अब इसमें भी आप देखेंगे, हमने सबसे पहले कैरावागयो का देखे, रिफ्लेक्शन है, इसमें भी रिफ्लेक्शन है ना? पर इसमें उन्होंने बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो ये कालखंड कौन सा है? ये है 20th सेंचुरी, पहले विश्व महायुद्ध और दूसरे विश्व महायुद्ध के बीच का ये कालखंड है ना? अब इसमें नार्सिसिस का रिफ्लेक्शन है ही नहीं, मतलब ये नार्सिसिस है और इसके मतलब दो अलग कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज सरियलिज्म, तो ही इज क्रिएटेड एंड सॉरी इल्यूजन। तो इसी फिगर को उन्होंने हाथ बना दिया है, उसके हाथ में एग है, उससे एक फूल निकल रहा है, तो ये उस मिथ का कंटिन्यूएशन है।
तो उस मिथ में ऐसा कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट जो तालाब में डूबकर मर के तो जूनू है, उसे उन्हें बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि मेरे श्राप की वजह से ये सारा हुआ है। अगर मैं एको को श्राप नहीं देती, तो शायद एको नार्सिसिस को श्राप नहीं देती। इसीलिए उन्होंने नार्सिसिस का फूल बना दिया। तो नार्सिसिस फ्लावर के नाम से इसे जाना जाता है, कॉमन नेम इसका है वाटर लिली। तो ये तो मैं जब मैं पढ़ाती हूँ आइकॉनोग्राफी तो ग्रेजुएशन में भी एग्जाम्पल देती हूँ। नार्सिसिस का फूल अप्लाइड आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टिंगली यूज हुआ है। ड्रीम फ्लावर टैल्क जो ब्रांड है, उसके ब्रांड्स के जो डब्बे हैं उसके ऊपर ये नार्सिसिस का फूल होता है, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी इमेज तो मेरे पास है नहीं, पर ड्रीम फ्लावर सबको पता होगा, उसकी आज भी एड्स लगती है। उसकी टैगलाइन है फॉल इन लव विथ योरसेल्फ एंड दे यूज द फ्लावर ऑफ नार्सिसिस, जिसमें वो अपने आप से प्यार करने के लिए कहते हैं लोगों को। तो वही फूल है जो साल्वादोर दाली ने यहाँ पर यूज किया है, नार्सिसिस फ्लावर। तो अब जब हम कंपैरिजन करें, अगर समझो इसकी और इसकी, तो इन दोनों एक ही दंत कथा का अभ्यास करते करते हमें कितने अलग अनुभूतियों का आभास होता है। ये पेंटिंग देखकर आपको क्या लगता है? व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? मैं पीछे के भी डिटेल्स दिखाती हूँ। साल्वाडोर दाली ने नार्सिसिस के अलग अलग मूड भी दिखाए यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पीछे उन्होंने एको भी दिखाई है, एकदम पहाड़ के पीछे। मोबाइल पर देख रहे हैं आप, प्लीज जूम करके देखिएगा। दिस इज द मैक्सिमम आई कैन जूम। चींटियां लग गई है हाथ को। तो उस दौरान का जो व्यक्तित्व के बारे में लोगों के विचार है वो कितने बदल गए हैं, ये इस इमेज को देख के हमें पता चलता है। अब हम थोड़े से आगे के कालखंड में जाएं। दिस इज 1937। अब ये जो पेंटिंग है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है, लूसियन फ्रॉइड की। दिस इज ऑल्सो नार्सिसिस। लेट्स गो इनटू डिटेल। देखो इन्होंने क्या बनाया है। क्या लगता है आपको उनका इंटरप्रिटेशन क्या है नार्सिसिस का? व्हाट डू यू थिंक? ये हमारे कालखंड से बहुत पास है। क्या लगता है आपको ये पेंटिंग क्या दिखाना चाह रही है? एनी गेसेस? क्या गाइस? पूरा चेहरा क्यों नहीं बनाया, क्या लगता है आपको? वो गेसेस? कोई किसी की कोई ओपिनियन नहीं है? मैम शायद या मैम शायद वो बात नहीं कर रहा है इसलिए दे आर ट्राइंग टू शो इट्स लिप्स आर सेड एंड टाइप ऑफ समथिंग। ओके मॅम मी एक बोलू. मी फक्त एक डिटेल नोटीस केलंय यात. त्याचा जो लिप्सचा पोर्शन आहे ना, त्या लिप्सच्या पोर्शनचा जो रिफ्लेक्शन आलाय ना, तो जरा डिफरंट आहे वरच्या इमेज पेक्षा. ओके आणि हा जो वरच्या इमेज मध्ये जसे जे लिप्स आहेत ना, ते थोडेसे फाटलेले किंवा समथिंग ड्राईड अप वाटतायत आणि इथे थोडे व्यवस्थित वाटतायत. म्हणजे जर आपण बघितलं ना, रिफ्लेक्शन मध्ये डिफरंट आहे. हात जवळ आहेत, समोरून जरा लांब दिसतायत वरच्या इमेज मध्ये. म्हणजे मी हा डिफरन्स बघते. हाउ डू यू थिंक इट मैटर्स? आपको लगता है कि उससे अर्थ में कुछ बदलाव आ रहा है? I guess the way he wants to see him, maybe. ओके, व्हाई नॉट? तो बेसिकली अगर बहुत बेसिक
फॉर्म को ही, एक्सप्रेशन को ही कंपेयर करें, तो यहाँ पे सभी जगह पे पूरा पूरा दिखाया है नार्सिसिस को। यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी ही निकाल दी है साल्वाडोर दाली ने, और यहाँ पर आइडेंटिटी बहुत क्लोज आ गई है, मतलब बहुत पास से अपने आप को देख रहा है ये इंसान, इतना पास से कि उसके नाक के अंदर का पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इट इज लाइक क्लोजली एनकाउंटरिंग विथ योरसेल्फ। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म अब कितना पर्सनल लेवल पे आया आर्टिस्ट के। लेट्स गो अहेड। अब ये एवजेनी कुजोवकिन 2014 बहुत ही नया पेंटिंग है, ये भी नार्सिसिस है। अब देखिए सेम मिथ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं एक कोई सिंगल आइडिया को लेकर अभ्यास कर रही हूँ, तो मुझे उस कालखंड के अस्तित्ववाद का अभ्यास करना होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ठीक? This is also hero myth of Narcissus. This is Alexis Shizov. देखिए यहाँ पर कितना बदल गया है। अब यहाँ फेस बहुत क्लोजली दिखाया है, और यहाँ पे क्या है, जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है नार्सिसिस के थ्रू। Knight with a dick in his face. This is again on the myth of Narcissus. अब ये भी कितना जेंडर रोल को डिपिक्ट कर रहा है। मतलब नाक क्या होता है, नाक गुरूर होता है, तो गुरूर की जगह उन्होंने मेल जेनिटल डाल दिया है। तो ये भी क्या है, ये नार्सिसिज्म की डेफिनेशन को बदल रहा है, नार्सिसिज्म के अस्तित्व को बदलते हुए बदलाव के रूप से देखा जा रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए एक ही चीज को बदलते बदलते देखना। या नाउ लेट मी गो अहेड विथ अनदर वर्क। और एक चित्र को हम देखते हैं, और ये जो चित्र है ये रेनेसां का है, पीटर ब्रुगेल द एल्डर, नॉर्दर्न रेनेसां का। और इस चित्र को मैंने लिया है क्योंकि ये एक ईडियम पर, वाक प्रचार पर बेस्ड पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है दूलग्रिए मैड मैग, और ये एक वाक प्रचार पर बेस्ड है, ईडियम पर बेस्ड है। फ्लेमिश प्रॉवर्ब, 1 woman makes a din, 2 women make a lot of trouble, 3 an annual market, 4 a quarrel, 5 an army, and again 6 the devil himself has no weapon. तो क्या अर्थ है इसका? एक औरत बहुत आवाज करती है, 2 औरतें जब मिलती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, 3 मिलती है तो साल का बाजार हो जाता है, 4 मिलती है तो झगड़े हो जाते हैं, 5 मिल जाती है तो आर्मी बन रही है, और अगर 6-7 मिल जाए तो फिर डेविल मतलब शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये ऑफ कोर्स एक ईडियम है, ऐसे ईडियम तो हमारी भाषा में भी है ही। तो ये पेंटिंग जो है ये इस ईडियम पर बेस्ड है। अब मैंने ईडियम इसलिए चूज किया क्योंकि जैसे मैंने कहा अस्तित्ववाद का अभ्यास करने के लिए हम ऑन्टोलॉजी मतलब उस भाषा में या विचार की शुरुआत कहाँ से, उसका अभ्यास करते हैं। तो उसके डिटेल्स हम देखते हैं। तो ये पेंटिंग में क्या दिखाया है, ये जो बीच में कैरेक्टर है ये मैड मैग है। तो ये पागल हो गई है, और ये पागल होके क्या करी है, पूरी दुनिया को लूटने चली है। तो आप उसके हाथ में देखेंगे उसने जो मिला वो भर लिया है अपनी बोरी में, और वो लेकर चल रही है। अब पूरे आसपास बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाया आर्टिस्ट ने। शो यू सम डिटेल्स। तो ये जो है ये बिल्कुल पीछे का है मैड मैग के। ये जो पार्ट है इसका डिटेल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अजीब सा वर्क है ये। अब आप नॉर्दर्न रेनेसांस नेदरलैंड में आप देखेंगे, जर्मनी में आप देखेंगे कि इस तरह के चित्र 16वें 17वें शतक में बहुत बनाए जाते थे। लॉट ऑफ पेंटिंग्स वर मेड। ये प्रबोधन काल के समकालीन है, मतलब लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, रफाएल जब इटली में मोनालिसा जैसे पेंटिंग बना रहे हैं तो उत्तर यूरोप में इस तरह के पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। अब इनकी टेक्निक जो है चूरोस्कूरो, स्पुमाटा, फ्रेस्को, टेम्परा, बिल्कुल वही टेक्निक है। तो
ऐसे कामों का अभ्यास हमें करना है तो टेक्निक हमें कोई काम नहीं आने वाली है ना। तो हमें यहाँ पर अस्तित्ववाद जैसे आइडियाज का उपयोग करना पड़ता है। तो अगर हम इस चित्र के पीछे समझने के लिए फ्लेमिश प्रोवर्ब ये नहीं समझेंगे तो शायद ये चित्र हमें समझ में नहीं आएगा। और डिटेल्स हम देखते हैं इस चित्र के। अब ये देखिए, ये जो भाग है, ये यहाँ का जो है, इसका डिटेल मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पीछे पूरी आग लगी है, आपको दिखाई देगी, हेल फायर है, मतलब नर्क में जो आग होती है वो वहां लगी हुई है। और ये जो है, ये नर्क है, ये निगल रहा है लोगों को, और उसके पीछे फिर आग लगी है। अब यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, आप देखिए। ये जो कैरेक्टर है, आप देखेंगे, ये पूरा इंसान सिर्फ पेट ही है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीडीनेस को ना। बहुत ज्यादा ग्रीडी इंसान होगा ये, कि इसको सिर्फ खाने की पड़ी है, तो ये इसकी पूरा शरीर ही पेट है और कुछ है ही नहीं। तो इन पेंटिंग्स में से छोटी छोटी काफी डिटेल्स हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे अस्तित्ववाद कहाँ से आता है, तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे अस्तित्ववाद का अभ्यास हम कैसे कर रहे हैं, तो ये भी इसी पेंटिंग का एक कॉर्नर है। तो जब उत्तर यूरोप में प्रबोधन काल के साथ साथ, प्रबोधन काल में जब मध्य और दक्षिण यूरोप में, मतलब इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ पे जब चर्च, पोप, वैटिकन सिटी, ये जो कैथोलिक चर्च है, ये बहुत पावरफुल बनता जा रहा था, उसी वक्त उत्तर यूरोप में हमें दिखाई देता है कि मार्टिन लूथर किंग करके एक इंसान आए, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट नामक एक ग्रुप की शुरुआत की, जिन्होंने कहा कि हम पैदा ही क्रिश्चियन हुए हैं, हमें बैप्टिज्म की जरूरत नहीं है, हमें पोप की जरूरत नहीं है, हमें कोई मिडिल मैन की, हमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। अब इस तरह का अस्तित्ववाद हमें भारत में भी दिखाई देता है 11वें शतक से लेकर 15वें-16वें शतक में, जिसे भारत में हम जिसे भक्ति युग के नाम से जानते हैं, जहां पर तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, फिर सिखिज्म, गुरु नानक जी आए, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, सूफीज आए, जिन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से भगवान की स्तुति करना शुरू किया। तो इन लोगों ने भी क्या कहा कि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए पूजा करे। उसी तरह उत्तर यूरोप में भी इन लोगों ने कहा कि हमें पोप की, प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, हमें कन्फेशन बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, हम पैदा ही हुए हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और ये यहाँ पे आने का रीजन क्या है, क्योंकि नेदरलैंड इस नाम में क्या, नेदरलैंड मतलब वेयर देयर इज नो लैंड, मतलब जमीन ही नहीं है। तो डेड सी के ऊपर भर भर के उन्होंने रिक्लेमेशन किया, जमीन तैयार की, और वहां पर उन्होंने अपना देश बनाया है। और इस दौरान यहाँ पर खाने पीने की बहुत तकलीफ थी, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से ये लोग जा रहे थे, और तब वहां पर प्रोटेस्टेंट्स भी शुरू हुए, तो एक अस्तित्ववाद की शुरुआत हुई है। तो अगर हम ये सारी चीजों को ना समझे, तो प्रबोधन काल सिर्फ जानकर इन चित्रों का अभ्यास करना हमें पॉसिबल नहीं है। तो वही पेंटिंग अगर नेदरलैंड में बनाया गया हो तो बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। तो राइट, तो इन चित्रों का अभ्यास करने के लिए हमें ये सारा पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। लेट्स गो टू अनदर वर्क। अब हम एक और अस्तित्ववाद की तरफ आते हैं, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदवाद। ये भी चित्र आप लोगों की पहचान का है। मैं आपको कोई नए पेंटिंग्स नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस पेंटिंग को देखने के रिफ्लेक्शंस थोड़े चेंज कर रही हूँ। तो ये है राफ्ट ऑफ मेडूसा, इसका ओरिजिनल टाइटल था सीन इन नाufrage, थियोडोर जेरिको ने बनाई हुई ये पेंटिंग है। और ये बनाई है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो सरकार, राजा को गिराया गया और सरकार, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की शुरुआत हुई, उस दौरान का ये चित्र है। और ये चित्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज द राफ्ट ऑफ मेडूसा। और ये एक
प्रत्यक्ष घटी हुई घटना पर आधारित चित्र है। आपको दिखाई देगा कि बहुत भयंकर अवस्था में यहाँ लोग पड़े हुए हैं सारे क्राफ्ट पर। तो ये जहाज जब डूबने लगा तो इस जहाज के कप्तान ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों को लेकर वो भाग गया छोटे से अपनी बोट में, सेवियर बोट में, और बाकी लोगों को उसने छोड़ दिया जहाज पर मरने के लिए। तो जहाज पर ये कुछ लोग जो थे वो बच गए। तो आप देखेंगे यहाँ मौत हो रही है और इतनी भयंकर अवस्था थी लोगों की कि जहाज पर मरे हुए लोगों के, दूसरे लोगों के मृत शरीर को खाकर लोग जिंदा रहे। तो ये मानवता का जो भयंकर रूप है वो दिखाने की कोशिश जेरिको ने स्वच्छंदवाद में की है। तो स्वच्छंदवाद यानी रोमांटिसिज्म, इस दौर के भी अभ्यास हमें करना हो तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस थ्योरी का अभ्यास करना काफी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर मानवता क्या है इसके ऊपर पहली बार सवाल पूछा गया। लेट्स लुक एट सम डिटेल्स ऑफ दिस पेंटिंग। तो ये जो है ये इस पार्ट का डिटेल है। तो ऐसे आर्टवर्क्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम केवल आर्टिस्ट के स्किल को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, है ना। तो दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजी से अप्लाई होती है। मतलब अगर कोई एक आर्टिस्ट है जिसको फॉर्मलिस्टिकली इसका अभ्यास करना है तो वो एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, स्केचिंग इससे भी अभ्यास कर सकता है या इसके कॉन्सेप्ट को लेकर भी अभ्यास कर सकता है। सो सर सम डिटेल्स ऑफ द वर्क। तो ये देखो शरीर नीला पड़ गया है, ये भी डेड है। तो बहुत ही रियलिस्टिकली ह्यूमन जो क्या बोल सकते हैं, पेन जो है, दुख दर्द जो है वो यहाँ दिखाया गया है। अब दिस आइडिया कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे कैस्पर डेविड फ्रेडरिक का मॉन्ग बाय द सी करके पेंटिंग है। अब यहाँ पर नीचा या काफका जैसे सवाल पूछते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब नार्सिसिस अगर पूछ रहा है मैं कौन हूँ और उसका जवाब वो अपने प्रतिबिंब में ढूंढ रहा है, इस पेंटिंग में आप देखेंगे तो नेचर, निसर्ग की जो अथांगता है, ह्यूज है नेचर, है ना, बहुत बड़ा है। और इस बड़े नेचर में अपने आप के अस्तित्व को मैं ढूंढ रही हूँ, पर मैं अपने आप को बहुत छोटी महसूस कर रही हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे छोटा सा मॉन्क यहाँ पर दिखाया है और बहुत बड़ा नेचर दिखाया है। एंड इट इज इन्फिनिट, है ना, इसका अंत ही नहीं है। तो ये भी अस्तित्ववाद को लेकर बनाए हुए चित्र है। अब इस आर्टिस्ट के और बहुत फेमस पेंटिंग है जो मैंने नहीं लिया यहाँ पर आप, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट, वॉन्डरर करके उसका नाम है। सिर्फ पीछे से कैरेक्टर को खड़ा किया है वाटरफॉल के यहाँ, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी ना। और बहुत डिस्कशन हुआ इस पेंटिंग कर कि क्या वो इंसान खुदकुशी करना चाहता है, इज गोइंग टू जंप डाउन द क्लिफ। बट आई थॉट दिस पेंटिंग इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ये जो है ये पीरियड भी कौन सा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है जहां पर माइग्रेशंस हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों की तरफ भागते भागते अपने खेत बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, अपनी फैमिलीज को गांव में छोड़कर शहर की तरफ आए हैं। एक घर में 12-15 लोग रह रहे हैं, सैनिटेशन नहीं है, टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, तो झुग्गियां बन रही है, झोपड़पट्टियां बन रही है। तो इस दौरान इस तरह का सेल्फ एनालिसिस करने का पीरियड हमें आर्ट वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो इसी दौरान का आर्ट वर्क है कॉन्स्टेबल का भी। हेडलिक कैसल, कॉन्स्टेबल, ये भी रोमांटिसिज्म के ही आर्टिस्ट है। और यहाँ आप देखेंगे इनके वर्क्स में भी ये नेचर का वास्टनेस, मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े पेड़ है, घने पेड़ है, वो दिखा रहे हैं। और इसमें मानव का अस्तित्व बहुत छोटा सा दिखाई देता है। यहाँ आप देखिए ये पेंटिंग में तो रूइंस है, मतलब खंडर है। तो मानव ने जो निर्मित की है वो खंडर बन गए हैं, पर नेचर में जो है वो वैसे का वैसा है। नेचर इज एम्पावरिंग, इट्स ओवर पावरिंग। हमारा अस्तित्व भी बहुत छोटा दिखाया है। अब ऐसे ही हम देखते हैं टर्नर,
टर्नर के पेंटिंग्स में भी ये सनराइज विद सी मॉन्स्टर, मतलब या फिर ये ऐसा पेंटिंग है स्लेव शिप करके पेंटिंग है। अब ये भी पेंटिंग अगर फर्स्ट ग्लांस में हम देखें तो लगता है खूबसूरत लैंडस्केप है, अगर हम गौर से इसे देखें तो ये निसर्ग का विकोप होता हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जहाज डूब रहा है, लोग मर रहे हैं और सूरज डूब रहा है। अगर इसे आप कंपेयर करेंगे पीटर ब्रुगेल के हमने जो मैड मैक पेंटिंग देखा उससे, तो कलर स्कीम कितनी सिमिलर है आप देखिए। लेट अस क्विकली गो बैक, है ना, कितना सिमिलर है। और जैसे यहाँ पे हेल फायर है वैसे यहाँ पे टर्नर ने सूरज को डूबते हुए दिखाया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरह से आर्टवर्क्स को देखने की कोशिश करना, इट्स अ पॉसिबिलिटी, है ना। अब इसमें सही गलत तो कुछ है नहीं, पर ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू वैन गॉग। वैन गॉग एक्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत स्टडी हुए हैं। तो अब यहाँ पे वैन गॉग ने सनफ्लावर्स दिखाए हैं या फिर यहाँ जूते वैन गॉग शूज दिखाए हैं, और इन ऑब्जेक्ट से, बट ये दोनों ही आर्टवर्क्स माने जाते हैं कि वैन गॉग के सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं। मतलब उन्होंने खुद के चित्र बनाए हैं अपने आसपास की वस्तु को देखकर। मतलब मेरा अस्तित्व मेरे आसपास जो वस्तु है या विचार है उससे निर्माण हो रहा है। यही एलिमेंट हमें दिखाई देती है प्रभाकर बर्वे के कामों में भी, इसीलिए मैंने उनको मेंशन किया था शुरुआत में कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब मृत वस्तु है ना। ये जूते तो क्या है, जूते जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, पर जूतों को लेकर उन्होंने अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश की है। Similar ideas can be applied here. अब एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ साथ काफी सारी आइडियाज की शुरुआत होती हुई हमें नजर आती है। जब अस्तित्व की बात आती है तो आता है अर्थव्यवस्था आती है, जातीयवाद आता है, फिर जेंडर आता है ना। मतलब एज अ फीमेल मेरा क्या अस्तित्व है, एज अ पुअर गरीब के तौर पर मेरा क्या अस्तित्व है, बूढ़ों का क्या अस्तित्व है। तो इसके साथ साथ हमें आधुनिक काल में मतलब 1950 से लेकर आगे दिखाई देता है कि लोग फेमिनिज्म जैसी थियोरीज की शुरुआत हुई है। फेमिनिज्म हालांकि थोड़ा पहले शुरू हुआ है, पर फेमिनिज्म का एप्लीकेशन हमें पोस्ट वॉर पीरियड में ज्यादा दिखाई देता है। इरेने मग्रीते करके सॉरियलिस्ट का ये पेंटिंग है और बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग है एग्जिस्टेंशियलिज्म का एग्जांपल देने के लिए। लावसाज द फेस इस पेंटिंग का नाम है, और यहाँ आप देखेंगे कि स्त्री का शरीर ही उसका चेहरा बन गया है। द फेस ऑफ अ फीमेल हैज बिकम हर बॉडी। और फर्स्ट ग्लांस में अगर ये छोटा सा देखिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कि ये फेस नहीं है। और ये बहुत अलग अलग लेवल्स पर पेंटिंग्स हमसे डिस्कस करता है कि डू वी रियली लुक एट अ फेस ऑफ अ फीमेल, क्या हम सही, क्या दुनिया स्त्री के चेहरे को देखती है। अब चेहरा क्यों है, चेहरा अस्तित्व की बात करता है, तो क्या स्त्री का अस्तित्व उसके स्त्री होने में है या वो सिर्फ व्यक्ति के तौर पर देखी जाती है। इस तरह के सवाल ये चित्र हमसे पूछता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग। इसी तरह का पेंटिंग ये भी पेंटिंग है द स्पिरिट ऑफ ज्योमेट्री, ऐसा इसका नाम है, रेने मग्रीते का ये वर्क है। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने माँ का और बच्चे का चेहरा इंटरचेंज कर दिया है। तो बच्चे को लगता है कि माँ उसके लिए सब कुछ है, माँ को लगता है बच्चा सब कुछ है, तो उनकी आइडेंटिटी इंटरचेंज हो गई है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है एक्सिस्टेंशियलिज्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग हमें सेल्फ पोर्ट्रेट्स का अभ्यास करने के लिए भी होता है ना। अमृता शेरगिल, अब ये सारी डिस्कशंस जो मैं कर रही हूँ ये अभी तक रिसर्च हुए नहीं है ना। तो अमृता शेरगिल का इस तरह से अभ्यास नहीं हुआ है जैसे फ्रीदा kahlo का हुआ है। हालांकि सभी लोग कहते हैं अमृता शेरगिल इज इंडियन फ्रीदा kahlo। फ्रीदा kahlo का ये पेंटिंग है। सेल्फ पोर्ट्रेट्स का अभ्यास करने के लिए भी इन थ्योरीज का बहुत उपयोग होता है ना।
I'll show you some interesting self portraits which can give an example. ये मार्शल दुशाम का वर्क है, self portrait with my tongue in my cheek. तो देखिए केवल खुद के चित्र, अब मैं नार्सिसिस से इसीलिए शुरुआत की थी. नार्सिसिस भी क्या है, तो अपने आप का प्रतिबिंब देख रहे हैं, और सेल्फ पोर्ट्रेट में मैं अपने आप का ही चित्र बना रही हूँ. तो उससे मैं क्या क्या डिस्कस कर पा रही हूँ. देखो फ्रीदा kahlo अपने विचार कैसे दिखा रही है, वो बंधी हुई है पर उनके जो विचार है वो मुक्त है, इसीलिए उनके सिर पर उन्होंने दिखाए हैं बटरफ्लाइज को मंडराते हुए, और उनके पीछे ब्लैक कैट है एक. तो कितने सारे लेवल्स पर ये वर्क हमें अब शी हैज यूज्ड मैक्सिकन मिथ्स अ लॉट इन हर वर्क्स. मैक्सिको के जो मिथ्स हैं, दंत कथाएं हैं बोली भाषा में, उनका उपयोग उन्होंने वर्क्स में किया है. जब मैं मार्शल दुशाम की बात करती हूँ तो दादाइज्म को वो बिलोंग करते हैं, अवांगार्ड मूवमेंट को, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने गाल को एकदम सॉलिडिफाई कर दिया है. माई टंग इन माई चीक मतलब क्या है, मेरी ही जबान मेरे मुंह में अटकी हुई है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन होता है. तो मुझे कहना है पर मैं नहीं कह पा रही हूँ. आई एम हेल्ड बैक, मेरे विचार में मुक्त स्वरूप से डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ. तो ये टाइटल ना भी पढ़ूं मैं तो भी ये चित्र वो डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि मेरी जो जबान है वो पत्थर की बना दी है ना आर्टिस्ट ने. सच एन इंटरेस्टिंग वर्क. Now, this is Andy Warhol. ये self portrait है Andy Warhol का. He has dressed himself as a female. Gender identity को confuse कर दिया है. अब ये शुरुआत है होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर मूवमेंट्स की अमेरिका और यूरोप में. तो पॉप कल्चर में बाइकर्स गैंग की शुरुआत हुई थी, जो बहुत ही मैस्कुलाइन फील होते हैं. लेदर जैकेट्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, चेन्स लगाई होती है, और ये बाइकर्स जो थे ये सारे मेल ग्रुप्स में घुमा करते थे, और फिर दे स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर. ये अपने आप में फिर कनेक्ट होने लगे. तब होमोसेक्सुअलिटी लीगल नहीं थी. और ये उसी दौरान का एक बहुत, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिल्म, इस पीरियड का बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन फ्रेडी मर्क्यूरी की बायोपिक में हुआ है. उसका नाम क्या है? बोहेमियन रैप्सोडी आई थिंक. Yes, बोहेमियन रैप्सोडी जो हाल में आई थी. आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस टू सी दैट फिल्म. तो वो बिल्कुल इस पॉप कल्चर को डिपिक्ट करती हुई फिल्म है. तो ये एंडी वॉरहॉल का सेल्फ पोर्ट्रेट जब मैं देखती हूँ तो अगेन देयर इज सो मच ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर मी टू डिस्कस. नाउ आई कम टू अ लिटिल पीरियड, लेटर पीरियड. ये है मार्क क्विन करके स्कल्प्टर है, उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स. तो उन्होंने बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए खुद के. तो ये 1991 का है, 2006 का है, और इन्होंने अपने आप को कास्ट किया है, खुद का खून, ब्लड को यूज किया है, एंड ही इज डिपिक्टिंग हिमसेल्फ. दिस इज द डिटेल. तो अस्तित्ववाद और भी सवाल उठाता है. जैसे अस्तित्व सिर्फ मेरे खुद पर सवाल नहीं उठाता, पर पूरे मेरे भौतिक अस्तित्व, my universal existence is also questioned. तो उसके साथ साथ भाषा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि आधुनिक काल में, स्पेशली 1960s के बाद, कला में भाषा का बहुत उपयोग होता है. तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट तक तो उसके बाद आता है डीकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन यानी क्या, कि व्यवस्था जो है उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं उसको तोड़ रही हूँ. पर मैं तोड़ रही हूँ मतलब उसको मिटा नहीं रही हूँ, मैं उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ. मतलब मैं पुर्जा निकाल रही हूँ और उसको नई तरह से मेरे अपने विचारों से उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा, निहिलिज्म एक नए विचार की शुरुआत है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसका क्या मतलब है कि मैं कोई एक विचार के पीछे तक जाती हूँ, उसके हर छोटे और बड़े एस्पेक्ट्स को देखती हूँ, पर मैं उसको निगेट नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ.
तो मैं पहले से तय करके नहीं बैठी हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं उसके अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश करती हूँ और डीकंस्ट्रक्ट करती हूँ और रीबिल्ड करती हूँ, मैं उसे दोबारा बनाती हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है उस हिसाब से। कोसुत के काफी ही वर्क्स इस तरह के हैं। तो ये है चेयर। तो यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कुर्सी का चित्र कुर्सी है, क्या वास्तविक तौर पर जो बैठने की कुर्सी है वो कुर्सी है, या चेयर उसका डेफिनेशन, मतलब जो उसका डिक्शनरी में अर्थ है वो कुर्सी है। तो व्हाट इज द रियलिटी? तो ये भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है ना, कि अस्तित्व को लेकर क्वेश्चन है कि क्या मैं जो निर्माण कर रही हूँ वो मैं हूँ, क्या मेरा नाम है, मेरे पेपर है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा आधार कार्ड, ये मैं हूँ, या मेरी इमेज, मेरे फोटोग्राफ मैं हूँ, या खुद से जो मैं हूँ वो मैं हूँ? व्हाट एम आई इन रियलिटी? इज माई आइडेंटिटी मी? इज माई फोटोग्राफ मी? और व्हाट आई हैव क्रिएटेड इज मी? ना, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये उठाने के लिए। तो ये बहुत मजेदार तरीके से एक्सप्लोर हुआ है ये आर्ट में। ये तो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं है, उसका भी डेफिनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है व्यवस्था में। नथिंग इज देयर, स्टिल आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट इट। सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट। इसको और भी तरीके से एक्सप्लोर किया गया। अब इस तरह के आर्टवर्क जो है ये ज्यादातर एकेडमिक्स में हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कलाकार कुछ बना ही नहीं रहे। तो जो कलाकार सालों साल मेहनत करके आर्टवर्क्स क्रिएट कर रहा है, तो उसका क्या, व्हाट डज इट हैपन? तो इस तरह के जो आर्टवर्क्स है उन्हें अवान गार्ड में देखा जाता है, तो उन्हें एंटी आर्ट ही कहा जाता है। तो इन आर्टवर्क्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम एस्थेटिक्स का, सौंदर्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सौंदर्य ढूंढना विफल है, वेस्ट है। ये आर्टवर्क्स हमें उस कालखंड के बारे में बताते हैं, और इस कालखंड को जानने के बाद उस कालखंड के प्रत्यक्ष चित्रों का अभ्यास करने में हमें मदद मिलती है। तो ये है पियर मैंज़ोनी, और ये आप लोगों ने देखे हुए वर्क्स होंगे, पॉप आर्ट के वर्क्स है ये। तो ये कह रहे हैं इन्होंने अपने ब्रेथ को, अपने सांस को बेच दिया है। तो ये बलून में हवा भरते हैं और ये आर्टिस्ट ब्रेथ करके बेच दिया है। तो बेसिकली ये रिडिक्यूल कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये मेरा आर्टवर्क नहीं है, आप कुछ भी मैं बनाऊंगा तो उसे आर्ट कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये सब यूजलेस है, पर अनफॉर्चुनेटली इसे लोगों ने खरीदा, बेचा, म्यूजियम में रखा है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का फेलियर है आर्ट वर्ल्ड में, कि आर्टिस्ट ने जो एंटी आर्ट बनाया उसे लोगों ने आर्ट समझ के उसे खरीदा और बेचना शुरू किया। तो ये भी उसी तरह का है। आर्टिस्ट आइडेंटिटी को लेकर काम है, कि ये जो लोग देखने आ रहे हैं उनकी बॉडी को साइन करके कह रहे हैं कि ये मेरा आर्टवर्क है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म को वर्ल्ड वॉर के बाद काफी इंटरेस्टिंगली एक्सप्लोर किया है। जोसेफ बाइस का हाउ टू एक्सप्लेन पिक्चर्स टू अ डेड है, ये बहुत अमेजिंग आर्टवर्क है जो इस पूरी थियोरी को एक हिसाब से क्यूमुलेट करता है, साथ में लेता है। तो उन्होंने अपने चेहरे को सोने से पोता हुआ है, ही इज पुट गोल्ड ऑन हिज फेस, जो कैपिटलिज्म, मतलब क्लास, मनी, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और वो मरे हुए जो रैबिट है, डेड हेयर, उसको पिक्चर्स, उसको चित्र समझा रहे हैं। तो इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूरिनल दैट ड्यूशैम्प हैड पुट सो मेनी इयर्स बैक। ड्यूशैम्प ने जो फाउंटेन बनाया था उससे ये अलग थोड़ी ना है, उसी तरह का है। या फिर जब वैन गो सनफ्लावर्स या जूते को लेकर अपना व्यक्ति चित्र बना रहे हैं, या नार्सिसिस मर रहा है पानी में जाकर, साल्वाडोर दाली जब नार्सिसिस को पत्थर का बना रहे हैं, तो ये बहुत अलग नहीं है, क्योंकि मृत लोग, इंसान को इमेजेस एक्सप्लेन करना उतना ही विफल है जितना अपने आप को मरा हुआ देखना है। तो देखो कितने तरीके से एक आइडिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू हाउ वन आइडिया कैन बी एक्सप्लोर्ड इन द वर्ल्ड। सेम सीन हियर, जोसेफ बाइस का ही ये वर्क है, आई लाइक अमेरिका, अमेरिका लाइक्स मी।
तो इसमें उन्होंने क्या किया था, ये अमेरिका गए पर इन्होंने अमेरिका को देखा ही नहीं और अमेरिका ने भी इन्हें नहीं देखा, तो ये पूरा बांध के अपने आप को गए थे। एम्बुलेंस फ्लाइट से गए, एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ गए और वैसे ही वापस चले गए ना। तो ये एक तरह से डिनायल है, मतलब मैं किसी के अस्तित्व को नकार रही हूँ क्योंकि मैं उसे महसूस करने से नकार रही हूँ। अब इसी वर्क को कितना इंटरेस्टिंगली देखो अतुल डोडिया ने एक्सप्लोर किया है। दिस इज वेरी न्यू वर्क। तो यहाँ पे वही आर्टवर्क को उन्होंने लिया है और पीछे लिया है महात्मा गांधी को। क्या लगता है आपको ये वर्क क्या कहने की कोशिश कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक दिस वर्क इज सेइंग? ये जो वर्क है ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये वाइल्ड कायोटी है, मतलब वाइल्डनेस है, जो अमेरिका की कैपिटलिज्म में जो साइडलाइन हुई संस्कृतियां हैं, मतलब जो संस्कृतियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, वाइल्ड लाइफ को लेकर जोसेफ बाइस ने यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज किया है। और ये वो खुद है, इन्होंने पूरी तरह अपने आप को ढक रखा है और ये परफॉर्मेंस किया है। अब जब यहाँ पर अतुल डोडिया, ही इज एन इंडियन आर्टिस्ट, अतुल डोडिया तो जानते होंगे आप, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, केजे के अलुमनाई है। और यहाँ पीछे उन्होंने महात्मा गांधी को दिखाया है, ऐसी बंद रूम है और यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे है नमक, ये शायद दांडी सत्याग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लगता है आपको ये पेंटिंग भारत के कौन से अस्तित्ववाद को दिखाने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ मोर पीपल टॉक, है ना, कुछ ही लोग बात करते हैं, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कोई रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं रही आप लोगों से। क्या लगता है आपको? गांधी जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों को इमेज के रूप में? गांधी जी नॉन वायलेंस, ओके। तो क्या यहाँ पे गांधी जी नॉन वायलेंट है? ये इमेज क्या कहती है आपसे या कुछ भी नहीं कहती है? व्हाट डज दिस इमेज मीन टू यू? मॅम कोणाला बोलायचंय का? प्लीज। मॅम आय फील इन दिस इमेज, म्हणजे त्या फर्स्ट इमेज मध्ये ना एव्हरीबडी हॅड कवर्ड देमसेल्फ, म्हणजे त्यांच्याकडे कोण लक्षच देत नव्हतं असं वाटत आहे. आणि या इमेज मध्ये गांधीजी आहेत ज्यांनी आय मीन्स आय डोंट अंडरस्टँड, ते मिठाकडे बघतात की या व्यक्तीकडे बघतात जो असं स्वतःला कव्हर अप करून बसलेला आहे, ज्यांनी त्याची आयडेंटिटी रिव्हील नाही केली आहे. फक्त एक छत्रीचं हे दिसतंय ज्याच्यामध्ये मीन्स इट्स लाईक अ प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर और समथिंग, त्याच्यासाठी असावा तो जो हँडल आहे छत्रीचा. अँड त्याच्यात समोर अजून एक असं हे पडलंय, रग जसं काहीतरी पडलेलं आहे असं मला ते वाटतं की ही इज बीन नोटिस्ड की हे काय, म्हणजे असं वाटलं मला. मॅम मला असं वाटतंय ते जे मीठ आणि गांधीजी आणि ती मागच्या पेंटिंग मधली इमेज दाखवली आहे, त्यात असं दाखवलं जातंय की गांधीजींनी जेव्हा मिठाचा सत्याग्रह केला तेव्हा त्यांनी हे जे बाकीचे अॅनिमल, म्हणजे मला असं वाटतं की ते अॅनिमल इन द सेन्स जे लोक विरोध करत असतात किंवा त्रास देत असतात त्या लोकांकडे लक्ष न देता त्यांनी त्यांचं सत्याग्रह करून त्यांची आयडेंटिटी, म्हणजे मला जे करायचे ते मी करून आलोय. आणि दुसरं मला असं पण वाटतंय की आपल्याकडे जे अमेरिकेत त्याच्याबरोबर झालं की त्याच्याकडे तुम्ही लक्षच दिलं नाही, तो जाऊन रिटर्न पण आला, त्याने कोणाला बघितलं नाही, त्याला कोणी बघितलं नाही. पण आपल्याकडे गांधीजी होते जे सगळ्यांकडे लक्ष देऊन असायचे किंवा बघायचे कोण काय करतायत काय नाही, असं मला वाटतंय. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू थिंक कि ये ऑपोजिट्स को साथ में दिखाने की कोशिश की है? अपोजिट साथ मला वाटतं ते जे अपोजिट्स म्हणजे तो जो कुत्रा और जो काही प्राणी आहे तो विरोध करायला आलाय, पण
त्यांनी त्यांच्याकडे लक्ष न देता त्यांना धुडकारून त्यांचं जे काम आहे ते त्यांनी केलं. हम्म. हा येस मॅम, या फॅक्ट मध्ये मला एक अजून छोटस डिटेल ऍड करायला लागेल की तो फॉक्स आहे, त्याला एक कनिंग जो म्हणतो स्वभाव आपण, की स्वतःसाठी स्वार्थपणाचा विचार करणे, अशा टाईपचा तो सिम्बॉलिकली यूज केला असावा त्याच्यात. पण ह्याच्या विरुद्ध गांधीजी दाखवले, जे सगळ्यांसाठी विचार त्यांनी केलाय, पूर्ण देशासाठी विचार केलाय, असंही म्हणू शकतो. ओके. तो आप लोग जो कर रहे हैं वो फॉर्मलिस्टिक एनालिसिस है ना? मतलब फॉर्म को देख के आपको जो महसूस हो रहा है वो आप डिस्कस कर रहे हैं, येस. है ना? पर ये शायद उस पेंटिंग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमें उस दौरान के वक्त का शायद और रिसर्च करना जरूरी है इस पेंटिंग को समझने के लिए, ना? तो ये पेंटिंग की डेट है 2008, जब बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ था. आप लोग बहुत छोटे होंगे शायद तब, पर पूरा मार्केट गिर गया था, शेयर मार्केट, क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमिक्स ढल गया था, इट हैड फॉलन डाउन, क्योंकि बहुत सारा क्रेडिट दिया था, क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज हो रहे थे और नोबडी पेड बैक द लोन्स, देयर बैंक्स फेल डाउन. और उसके बाद भारत का भी इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब शेयर मार्केट गिर गया, क्योंकि हमारा बहुत कनेक्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमी से, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. तो 2008 में आर्ट मार्केट का बूम चल रहा था, वो भी अचानक से गिर गया था. बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है. तो अब मुझे इस पेंटिंग को समझना है तो मुझे उस ईयर के एग्जिस्टेंस को भी समझना जरूरी है. फॉर्मलिस्टिक एस्पेक्ट लिमिटेशन ला रहा है मुझे इस वर्क को समझने के लिए. तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह में क्या किया, अब ये सिर्फ गांधी जी ने दिखाए हैं, तो शायद ये सिर्फ नॉन वायलेंस की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉन वायलेंस होता तो केवल गांधी जी दिखाए जा सकते थे. तो सॉल्ट सत्याग्रह दिखाने के पीछे क्या कारण होगा? नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि मेरे ही जमीन में जो उग रहा है, मेरे ही यहाँ जो बन रहा है, उसे मैं आपसे खरीद कर उसके ऊपर टैक्स क्यों भरूं? Why should I pay for what I already have? है ना? तो ये एक हिसाब से कैपिटलिज्म पर भी कमेंट हो सकती है ना? अगर मैं देखूं कि मेरा इकोनॉमिक्स अगर आपकी वजह से गिर रहा है, तो मैं आपके ऊपर मेरा इकोनॉमिक्स क्यों डिपेंड करूं? और यह जब इसका कंपैरिजन होती है जोसेफ बाइस के परफॉर्मेंस से, तो जोसेफ बाइस वाज अ जर्मन आर्टिस्ट और वो भी रिएक्ट कर रहे हैं अमेरिकन कैपिटलिज्म पे. तो अमेरिका का कैपिटलिज्म वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की. तो देखो ये दोनों चीजें जब मैं ईयर के साथ कंपेयर कर रही हूँ कि ये पेंटिंग कौन से साल में बनाई गई है, तब जाकर मुझे उसकी पूरी आइडिया पता चल रही है ना? तो कितने पैरामीटर्स यहाँ पर एक साथ में कैलकुलेट करना जरूरी हुआ है मेरे लिए. लेट्स गो टू अनदर वर्क. ये है पुष्पमाला का वर्क, और यहाँ पे मैंने दिखाया है राजा रवि वर्मा, बहुत पॉपुलर वर्क है. और पुष्पमाला इज रिक्रिएटिंग दैट सेम वर्क, है ना? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ये आर्टवर्क नहीं है, पर ये दोनों ही रवि वर्मा के हैं. तो ये सेम आइडेंटिटी उन्होंने रिक्रिएट की है. पुष्पमाला अभी मतलब शी स्टिल वर्किंग, मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट है. रवि वर्मा का कालखंड कौन सा है? एंड ऑफ 19th सेंचुरी. रवि वर्मा की डेथ 1904 में हुई, तो 19th सेंचुरी की एंड में. तो रवि वर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे पीरियड को जो भारत की आइडेंटिटी बदली थी. सो लेट्स लुक एट कपल ऑफ मोर वर्क्स. अब यही इमेज को बहुत इंटरेस्टिंगली यूज किया है अतुल डोडिया ने भी. देखिए, तो ये शटर सीरीज है उनकी, कि यहाँ पे लक्ष्मी है ये, और इसी को जब वो ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ पे लड़कियां मर रही है. तो ये एक सोशल इशू को लेकर डिपिक्शन हुआ. तो एक ही पेंटिंग के कितने ऑल्टरनेट मीनिंग्स आ रहे हैं. पुष्पमाला हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क लाइक दिस. तो यहाँ पे
This is Sita Apharan, the same she has redepicted. Let us look at a few more works and then I will go to the theory. अब ये देखिए, ये एक टी वेंकन्ना करके बहुत यंग आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया हुआ चित्र है। तो ये ओरिजिनल वर्क है बॉटिचेली का, रेनेसां का, बर्थ ऑफ वीनस, और यहाँ पे वो कह रहे हैं स्किन डजंट मैटर, इट इज मैटर ऑफ कलर, आई लव ब्लैक। तो वही पेंटिंग है, उन्होंने रिक्रिएट किया है, पर उन्होंने वीनस की आइडेंटिटी को बदल दिया है। तो नाउ वी आर कमिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म से आगे बढ़कर अब हमारे डीकंस्ट्रक्शन की तरफ, वेयर आई हैव ब्रोकन डाउन द रूल्स एंड आई एम रिक्रिएटिंग माय ओन रूल्स। अपने नियम नए तरीके से वो दोबारा बना रही हूँ। So let's look at this and let's go back to this. So now we come to breaking the boundaries. और इसमें क्या क्या आता है, इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज दोबारा आते हैं। ये हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है हमारे थ्योरीज के। इसमें क्या क्या आ रहा है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज में है डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी सिर्फ भारत को अप्लाई नहीं होती है, बल्कि उन सारे देशों को अप्लाई होती है जहां पे औपनिवेशिकता आई थी, कॉलोनियलिज्म आया था, है ना। फिर सबाल्टर्न करके एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ पे शुरू होती है, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ओरिएंटलिज्म मतलब पूर्व और पश्चिम इन देशों की संस्कृतियां अलग अलग है और इन दोनों व्यवस्थाओं को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। इस विचार की शुरुआत हमें डीकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टेंशियलिज्म के बाद आती हुई दिखाई देती है। उसके साथ साथ आता है फेमिनिज्म, उसके साथ साथ आता है एलजीबीटीक्यू मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर थ्योरीज। मतलब लिंग सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं है, इसके अलावा भी लिंगों का अस्तित्व है और उनका अस्तित्व स्वीकारने के लिए जो झगड़े हुए या उसके बाद हुए हैं उसके बारे में थ्योरीज है। और ये हमें आर्ट में बहुत दिखाई देती है, वी सी देम अ लॉट इन आर्ट। और उसके साथ साथ आखिरी है हाइपर रियलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। हाइपर रियलिटी आज बहुत यूज हो रही है, बहुत ही कंटेम्पररी आइडिया है। कोई कोची बनाल गया होगा हाल में, तो आपने वहां पे पराग सोनारघरे का एक वर्क देखा होगा, इस एवरीबॉडी हैज सीन। बहुत रियलिस्टिक ऐसा एक न्यूड आदमी बनाया है, किसी ने देखा है? If anybody has been to Kochi Kanar, तो हाइपर रियलिज्म मतलब बहुत ही फोटोग्राफिक डिटेल में आर्टवर्क दोबारा बनाने की शुरुआत हुई है, उसे हाइपर रियलिटी कहा जाता है। अब इस वक्त के इंपॉर्टेंट थिंकर्स हम कौन कौन से पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। आई एम पॉइंटिंग आउट अ फ्यू नेम्स। जैक डेरिडा, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन ये नाम दिया है और इन्होंने इसके ऊपर बहुत राइटिंग किया है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जो हालांकि इंडियन नाम है पर ये इंडियन स्कॉलर नहीं है, ये एनआरआई है। एडवर्ड साइड, महात्मा गांधी, इन्होंने इन आइडियाज को लेकर काफी सारा लिखा है। इनके आर्ट और विलेज के ऊपर के आइडियाज आप जरूर पढ़िएगा। अनंत कुमार स्वामी, इनकी रीथिंकिंग वेदास, न्यू अप्रोच टू इंडियन थॉट, हैंड्स एंड फीट इन इंडियन आर्ट, ऐसे बहुत खूबसूरत ऐसे हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। एस बलराम और एच कुमार व्यास, ये दोनों नाम मैंने स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों के लिए ऐड किए हैं। ये दोनों ही लोग हैं जो एनआईडी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में बनी है उसके फॉर्मेटिव मेंबर्स में से एक है। इनकी बहुत अमेजिंग किताबें हैं। थिंकिंग डिजाइन करके एक किताब है एस बलराम की। तो इन्होंने ये जो सारी थ्योरीज मैंने यहाँ लिखी है, डीकंस्ट्रक्शन, कॉलोनियल थ्योरी, सबाल्टर्न, ये सारी थ्योरीज का अभ्यास आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब प्रोडक्ट डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, इन सारी आइडियाज को लेकर इन्होंने रीथिंक किया है। एस बलराम के थ्री थिंकिंग डिजाइन में तो एक्चुअली एक पूरा चैप्टर है जहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण महाभारत के और महात्मा गांधी, इनके कपड़ों, जूतों, चप्पल, इन सारी चीजों का एज अ डिजाइनर क्या अस्तित्व हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है दुनिया पर, इसका अभ्यास किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर पढ़िए। कुमार व्यास की भी एक किताब है, जस्ट लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट बुक। बहुत ही अमेजिंग बुक है डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए।
ये दोनों ही जो है इनके YouTube पर बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, सहपीडिया पर इंटरव्यूज हैं, तो देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट। अनफॉर्चुनेटली डिजाइन में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, टेक्सटाइल, सिरेमिक, इन सारे ब्रांचेस में ये थियोरीज डायरेक्टली अप्लाई की हुई किताबें हमें कम दिखाई देती हैं। These are a few writers। तो कुमार व्यास की किताब है डिजाइन द इंटरनेशनल मूवमेंट विद एन इंडियन पैरेलल, मतलब दुनिया भर में जो अलग अलग मूवमेंट्स हुई है उसके साथ साथ भारत में क्या चल रहा था, ऐसी बहुत ही अमेजिंग किताब इन्होंने लिखी है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू रीड इट। और उसके बाद है गीता कपूर। गीता कपूर ये स्वतंत्रता मिलने के बाद की पहली आर्ट हिस्टोरियन और आर्ट क्रिटिक कह सकते हैं। वृश्चिक करके एक मैगजीन की एडिटर हुआ करती थी वो बड़ौदा में, और आज वो दिल्ली में है, काम करती है। शी इज क्वाइट ओल्ड टुडे ऑफ कोर्स, पर इन्होंने बहुत अमेजिंग राइटिंग किया हुआ है। इसके साथ साथ केजी सुब्रमण्यम का मूविंग फोकस जैसी किताबें भी है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके राइटिंग्स भी आप पढ़ सकते हैं। सारी ही भाषाओं में ट्रांसलेटेड ये किताबें, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू रीड अ फ्यू ऑफ दिस बुक्स। अब इन थियोरीज को समझने की हम कोशिश करते हैं कुछ मामलों में। तो लेट्स गो बैक टू द वेरी फर्स्ट डे नाउ। सोनिया खुराना की इमेजेस मैंने आप लोगों को देखने के लिए कहा था, तो ये आती है 21st सेंचुरी की शुरुआत का ये परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे काफी सारी फिक्स्ड आइडियाज को ब्रेक किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वो न्यूड परफॉर्मेंस कर रही है, विच इज द फर्स्ट शॉकिंग थिंग। उसके बाद वो जो कंस्ट्रक्टेड आइडिया ऑफ ब्यूटीफुल है, मतलब सौंदर्य की जो परिभाषा हमने बना रखी है आज मॉडल्स जैसी होती है, तो उस तरह से वो बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ ना वो उस तरह से पोस्चर लेके भी नहीं बैठी है, मतलब चलो सोचो वो न्यूड भी है, इस तरह से ओवरवेट भी है स्टैंडर्ड लोकल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से, पर अगर वो शायद टिशन की वीनस जैसी बैठती तो शायद हमें कम डिस्टर्ब करती। तो कितने सारे पैरामीटर्स पर आइडियाज को ब्रेक कर रही है सोनिया खुराना इस परफॉर्मेंस में। सेम गोस फॉर हियर। तो ये देखो, ये अलग अलग तरीके से वो घूमी है उस रूम में। मुझे लगता है इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है, मे बी इट इज नॉट देयर ऑन यूट्यूब बिकॉज एडल्ट कंटेंट है, तो शायद इसलिए नहीं होगा, या कॉपीराइटेड होगा किसी गैलरी का या आर्टिस्ट का। तो उनकी कुछ इमेजेस तो जरूर है। तो दिस इज हाउ द इमेज है, और इसका टाइटल है बर्ड। बर्ड मतलब फ्री, पंछी। अब ये जो परफॉर्मेंस है, अगर ऐसे परफॉर्मेंसेस को हमें देखना हो तो तीन आइडियाज बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है यहाँ पे। एक तो है डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वो कर रही है। तो अगर मुझे इस परफॉर्मेंस को समझना है तो पहले मुझे व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि अगर मुझे व्यवस्था पता होगी तो व्यवस्था तोड़ी जा रही है पता चलेगा। अगर मुझे व्यवस्था ही पता नहीं है तो मुझे क्या ही पता चलेगा कि व्यवस्था तोड़ी जा रही है। तो ये परफॉर्मेंस मैंने पहले भी दिन आपसे कहा था कि कब हुआ था, तब हुआ था जब भारत में मॉडलिंग का एक नया बहुत फैड आया था। 2-3 साल लगातार भारत की ही मॉडल्स मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ बन रही थी। तो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, इन जैसी मॉडल्स का ये दौर था। ये वही दौर है जब बेसिकली फैशन इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रही थी भारत में। 90s में पॉप कल्चर आया था, तो अर्जुन रामपाल, मिलिंद सोमन, फिर व्हाट इज हर नेम, oh my God, मधु सप्रे जैसी मॉडल्स थी। तब एक बहुत फेमस एड आई थी एक्शन शूज की, जहाँ पे मधु सप्रे और मिलिंद सोमन नेकेड थे और ऐसे कुछ सांप था उनके बाजू में, जूतों की एड थी, बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी। तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी। मधु सप्रे का इंटरव्यू भी यूट्यूब पर है, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। हमारा वर्कशॉप
इतना बड़ा नहीं है कि मैं जितने एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ वो सारी दिखा सकूं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ विद एग्जाम्पल्स, पर ये सारा जो एग्जाम्पल्स है ये बिल्कुल अवेलेबल है। आप अगर रेफरेंसेस नोट डाउन कर रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। तो ये व्यवस्था तोड़ी जा रही है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मुझे पहले व्यवस्था कैसे बनी वो देखना पड़ेगा। तो अगर मुझे सोनिया खुराना का परफॉर्मेंस देखना है तो मुझे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में तब जीरो फिगर का फैड शुरू हुआ है। मतलब लड़कियों को मॉडलिंग करनी है, फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आपको पता होगा फेयर एंड लवली का नाम बदलवाया है पिछले 2 साल में किसी ने। हैव यू हर्ड ऑफ दैट कंट्रोवर्सी? यस मैम, ग्लो एंड लवली। यस मैम। क्योंकि फेयरनेस इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जिसके खिलाफ वो लोग गए, क्योंकि गोरापन ये सौंदर्य का प्रतीक नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत साल झगड़ा किया है लोगों ने। तो ये काफी सारे फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये जो सारी एडवर्टाइजमेंट्स है ये गलत तरह की ब्यूटी की नोशंस सोसाइटी में अप्लाई कर रही है और लोगों को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट बनता जा रहा है कि खूबसूरती इसी को कहा जा सकता है। तो जब मुझे भारत के इस तरह की व्यवस्था की जानकारी है तब जाके मैं इस तरह के आर्टवर्क को समझने की योग्यता रखती हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी अप्लाई कर रही हूँ? आई एम अप्लाइंग डीकंस्ट्रक्शन। आई एम डीकंस्ट्रक्टिंग द सिस्टम। मैं सिस्टम को तोड़ रही हूँ और उसको जोड़ कर देख रही हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है? दूसरी आइडिया क्या अप्लाई हो रही है? द आइडिया ऑफ सबाल्टर्न। सबाल्टर्न ये शब्द कहाँ से आता है? सब और ऑल्टरनेट, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है सबाल्टर्न। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या? ऑल्टरनेट इस शब्द का अर्थ तो आपको पता होगा। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा। मतलब अम, मैं अगर कहीं गई और मुझे कुछ वस्तु चाहिए और वो नहीं मिली, तो जैसे मुझे मैगी खानी है और मुझे नहीं मिली मैगी पार्ले की, तो मैंने फिर कोई दूसरे ब्रांड के नूडल्स ले लिए। तो ये मैंने क्या किया? मैंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा। तो सब मतलब क्या होता है? सब मतलब भी दूसरा, मतलब सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर या मेन स्ट्रीम।
नीच है, उसके साथ साथ एक कास्ट सिस्टम में ऊंच नीच है। अगर मैं कास्ट में जाऊं तो वहां पे जेंडर, लिंग से रिलेटेड ऊंच नीच है, मतलब स्त्रियों को समान अधिकार नहीं है। तो सबाल्टर्न के बारे में भी इस परफॉर्मेंस में बात की जा रही है। मतलब इसीलिए आप देखेंगे कि ये केवल मोटी नहीं है, पर इन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी भी ऑल्टर कर दी है। मतलब वो स्त्री सुलभ श्रृंगार से भी उत्पुत नहीं है। उनके बाल कटे हुए हैं, जो है वो एकदम ऑस्टायर है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो इसको फॉर्म को लेकर तब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये मेरे अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस वर्क को कैसे देखूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज को कंपेयर करना है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ से, जो बिल्कुल पहले दिन हमने देखी, तो वो भी पॉसिबल है। पर अगर मैं फेमिनिस्ट रूप से इसे देखना चाहूँ या सबाल्टर्न रूप से देखना चाहूँ, तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं इसे डिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती हूँ, मैं इसे सबाल्टर्न के रूप में देख सकती हूँ कि सोसाइटी में फीमेल की आइडेंटिटी को लेकर मैं सबाल्टर्न के तौर से इसे देख सकती हूँ, या फिर मैं इसे फेमिनिज्म के तौर से भी देख सकती हूँ कि पुरुष अगर ऐसा घूमे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर स्त्री ऐसा परफॉर्मेंस करे तो प्रॉब्लम है। अलग अलग विचारों से एक ही वर्क को देखना पॉसिबल है, राइट? इसका टाइम। तो एक फाइनल आर्टवर्क हम देखते हैं और उसके बाद विल कंटिन्यू टुमारो। तो ये है मथुरा की यक्षी। ये दोनों जो है ये नटिया है, परफॉर्मर्स है, डांसर्स है ना। फर्स्ट सेंचुरी की है, सुंग काल की। और आप देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। श्रृंगार से ओत पोत दोनों फिगर्स है ना। बड़े ब्रेस्ट है, थाइज जो है वो ऐसे गोलाकार किए हुए हैं, तो देखते ही आपको श्रृंगार भाव, मतलब खूबसूरत फीमेल्स है। और केवल खूबसूरत नहीं है पर फर्टाइल, मतलब है ना, ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही वो इंटरेस्टेड है मीटिंग के लिए। बाल बड़े बनाए हुए हैं, एकदम गोलाकार बनाए हुए। और बेसिकली सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये हाफ न्यूड है ना। मतलब शरीर जो है वो दिखाया जा रहा है इनका। अब इसके पैरेलल हम देखते हैं, ये टिली केटल करके ब्रिटिश आर्टिस्ट है, जिन्होंने 18th सेंचुरी में भारत के ही डांसर को दिखाया है। शी इज ऑल्सो अ डांसर। अब डिपिक्शन कितना बदल गया आप देखिए। इसमें भी आप देखेंगे कि उसके शरीर सौंदर्य को दिखाने की कोशिश की गई है, पर उसका शरीर ढका हुआ है। हर बॉडी इज कवर्ड, शी इज नॉट न्यूड। और एंड येट आई एम एबल टू सी द कर्वेशियस बॉडी, के शरीर के सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब जब मैं सबाल्टर्न थियरी का उपयोग कर रही हूँ, तो भारतीय कला को देखने के दो अलग अलग प्रकार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब भारतीय कलाकार भारतीय स्त्री को बना रहा है, और जब ब्रिटिश आर्टिस्ट भारतीय स्त्री को बना रहा है, तो कालखंड भी बदला है, दृष्टिकोण भी बदला है। तो शायद एक यूरोपियन इस तरह का श्रृंगार नहीं समझ पाए, तो उसके लिए श्रृंगार ऐसा है, उसके लिए सौंदर्य है गहनों में, सोने में, रंगों में। और शायद एक भारतीय विचार में, जो हालांकि 18 सेंचुरीज पुराना है, वहां पे उस कलाकार के लिए सौंदर्य की परिभाषा इस तरह से होगी ना। तो देखो कितने दो ऑपोजिट आइडियाज है। और ये मैं तभी समझ पाऊंगी जब मैं उस दौर के कलाकार की ओर से इन इमेजेस को देखूंगी। ये दोनों ही इंडियन है। तो जब मैं यही आइडिया यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, तो रवि वर्मा का क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है क्योंकि वो काफी सारे सबाल्टर्न थियरिस्ट ऐसा कहते हैं कि रवि वर्मा ने ब्रिटिश नजरिए से इंडियन फॉर्म को देखा है, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो टेली केटल की जो डांसर है और रवि वर्मा की ये जो लक्ष्मी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी सबाल्टर्न थियरिस्ट कहते हैं एक जैसी है, इंडियननेस इसमें लूज हो गया है। तो पुष्पमाला जब इसे रिक्रिएट करती है, तो वो इंडियन फेमिनाइन के कंस्ट्रक्ट को क्वेश्चन कर रही है। वो कह रही है कि इस तरह से भारत में ब्रिटिश आने के बाद पोस्ट कॉलोनियल थियरी
इसे कहा जा सकता है कि कॉलोनाइजेशन के बाद विचार कैसे बदले। तो काफी सारे आर्ट थियरिस्ट है वो मानते हैं कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भारत के नजरिए को बदल दिया, इसीलिए शायद जब हुसैन ने लक्ष्मी और सरस्वती को न्यूड बनाया तो बहुत हंगामा हो गया। पर हुसैन ने जो इमेज बनाई वो इस इमेज से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि इसी तरह की इमेजेस भारत में बनाई जाती थी, पर क्योंकि हमें इस तरह से दुनिया को देखने की आदत हो गई थी, तो इसीलिए शायद वो इमेजेस आज के दौर में हम टॉलरेट नहीं कर पाए। तो इस तरह से जब मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं पोस्ट कॉलोनियल थियरी का उपयोग कर रही हूँ। आई एम यूजिंग एन आइडिया वेयर आई एम ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एन ऑल्टरनेट कल्चर फोर्सफुली बीइंग अप्लाइड ऑन मी। दूसरे संस्कृति जब मेरे ऊपर ढाली गई है, उसको निकाल कर मैं अपनी खुद की जबान में, अपने खुद के दृष्टिकोण से अपनी कला देखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सबको यहाँ तक समझ में आया है? किसी को कोई सवाल है? Does anybody have any question? बहुत ज्यादा थियोरी नहीं हो गई है ना आज के दिन के लिए? सबको समझ में आ गया है ना क्या हुआ क्लास में? Everybody has followed me? Yes, ma'am. Yes. जी Yes, ma'am. तो परसों जो हमने म्यूजिक वीडियोस देखे, उसको भी हम पोस्ट कॉलोनियल थियरी को अप्लाई करके देख सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन लुक बैक एट इट। मैंने आप लोगों को भरतनाट्यम का उदाहरण भी शायद बताया था कि कैसे देवदासी नृत्य को भरतनाट्यम में ट्रांसलेट किया गया, कैसे उसकी इमेज बदली गई, कैसे वहां से श्रृंगार निकालकर बहुत एक्रोबैटिक बनाया गया। तो इस तरह का अभ्यास करने के लिए हमें पोस्ट कॉलोनियल थियरीज का उपयोग होता है। इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो विल कंटिन्यू टुमारो गाइस। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, तो कल हम लोग हाइपर रियलिटी और साइको एनालिसिस, ये दो आखिरी थियरीज करने वाले हैं। और कल मैं आपको प्रोजेक्ट से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो मैं बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ प्रोजेक्ट का जो हम करने वाले हैं। तो कल है 7 तारीख, 7 दिसंबर। तो मे बी यू कैन टेक 3 weeks टाइम। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप सबमिट करिए प्रोजेक्ट। तो मैंने बहुत पहले दिन आपसे पूछा था कि कुछ सवाल आपको लिखकर भेजे थे और आपने उनके जवाब भेजे थे मुझे। यू रिमेम्बर? वो मैंने सारे डाउनलोड करके रखे हैं। तो कल हम लोग विजिट करने की कोशिश करेंगे उन सवालों को जो सबसे पहले दिन हमें पढ़े थे। तो सबसे पहले दिन जब हमने थिंकिंग अबाउट थियोरी किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, मोरालिटी, नेशनैलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, है ना। और उसके बाद हमने इतनी सारी थियोरीज की है। तो क्या कुछ बदलाव आया है आपकी सोच में? क्या अब भी आपने जो पहले दिन लिखा था वही कायम है? ये कल हम लोग रिविजिट करने की कोशिश करेंगे। दैट हैज इट चेंज। और ये सारी आइडियाज जो हमने डिस्कस की है, उसमें से कोई एक आइडिया को लेकर आप जो काम करते हैं, वॉट एवर यू लाइक। अब काफी लोगों ने आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो भी शेयर किया है क्लास में। तो आपकी प्रेजेंटेशन में जो चीज आपने कही है कि दिस इज व्हाट आई लाइक और दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, इन दोनों में से एक आपको चूज करना है। और हमने ये सारी जो रिसर्च थियोरीज डिस्कस की है, वो उनमें से कोई एक थियोरी लेकर उस पर डिटेल रिसर्च करना है। 1000 to 1500 वर्ड्स, 1500 शब्दों में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। यू हैव टू राइट इट एंड प्रेजेंट, है ना। आपको लिखकर भेजना है। तो ये कंप्यूटर पे टाइप, हाथ से लिखा हुआ, किसी भी तरह से आई एम ओके विद इट।
ये आप प्रेजेंट की ये आप सबमिट कीजिए मुझे फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, 7 जनवरी तक, तो पूरा 1 महीने का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आपको अगर लगता है कि आपने जो मुझे पसंद है दिखाया वो चेंज करना है, आई एम ओके। हर एक का प्रोजेक्ट अलग अलग होगा, यू हैव टू रिमेम्बर दैट, सबका प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होगा।